जनाब अली फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुसूसी नशरियात में पाकिस्तान की ये तारीख का सबसे बड़ा ज़िमनी इंतखाब है। इम्पैक्ट के अतबार से तो है ही, लेकिन तादाद के अतबार से भी, अपने वॉल्यूम के अतबार से भी। और कल इस वक्त तक बहुत सारा सियासी मंजरनामा वाज़ हो चुका होगा जो कि फिर मुस्तकबिल के मंजरनामे का तयन करेगा। साथ साथ बहुत सारी और खबरें भी जुड़ी हुई हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने मिसाल के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने, चूँकि वो आज़ादी सहाफ़त और बोलने की आज़ादी और इस हवाले से आज खान साहब ने भी सेमिनार से खिताब किया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या बोली, देखिए ज़रा। मीडिया का हाथ जोड़कर शुक्र अदा करना चाहिए इमरान खान साहब को कि 4 साल जिस मीडिया की आवाज बंद रखी वो 2-2 घंटे आपकी शक्ल दिखाता है, आपके झूठ दिखाता है, लेकिन इसलिए दिखाता है। आज हम बंद कर सकते हैं, बड़ा आसान है, बंद कर सकते हैं हम आपकी शक्ल और आपके झूठों को, लेकिन जितना झूठ बोलोगे हमारा फायदा होगा। इसी दौरान जी एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मीडिया आया है परंपरा की तरफ से। वो उसकी सबकी प्रिंट एक मौजूद है हमारे जो पैनलिस्ट है उसके पास भी। सो उसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे एटलीस्ट समझ में नहीं आए, कोशिश करते हैं उनको जरा हम समझने की कोशिश करें। एक तो ये क्या ये कल के दिन के ऊपर इसका एप्लीकेशन होनी है या ये किस वक्त, ये टाइम बाउंड किस तरीके से है, जरा इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। इसमें 15 पॉइंट्स हैं जी, और पहले पॉइंट से अगर आगाज करें तो वो कहते हैं जी कि कोई ऐसी चीज पब्लिश नहीं होगी, यानी मीडिया शैल पब्लिश एनीथिंग दैट एडवर्सली अफेक्ट्स द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और अ कैंडिडेट। सो एक तो ये नुक्ता है। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर अगर हम आ जाएं तो वो एनी रिमार्क्स अबाउट पर्सनल लाइफ ऑफ एनी कैंडिडेट शैल बी अवॉइडेड इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पॉइंट नंबर 5 है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शैल बी प्रोवाइडेड बैलेंस्ड कवरेज टाइम ऑन नेशनल रेडियो टीवी चैनल ड्यूरिंग देयर इलेक्शन कैंपेन। साथ साथ ये कह रहे हैं जी इसको सबको हम मॉनिटर करेंगे। और पॉइंट नंबर 10 जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इफ अ कैंडिडेट मेक्स एन एलिगेशन अगेंस्ट अनदर कैंडिडेट द मीडिया एज फार एज पॉसिबल शुड सीक कमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स बिफोर पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग सच एलिगेशंस। ये भी कहा है जी कि नेशनल सॉलिडारिटी के खिलाफ जो है नंबर 11, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाइल्ड एलिगेशंस एंड स्टेटमेंट्स विच मे हार्म नेशनल सॉलिडारिटी और मे क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शैल बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। कोई ऐसी जबान ना इस्तेमाल की जाए, 12th पॉइंट, जिसमें वायलेंस हो, जिसमें जो नस्ल या जिन्स या लैंग्वेज या रिलीजन इस हवाले से किसी किस्म का भी कोई नफरत अंगेजी का अंसर शामिल हो। और ये भी कहा गया कि जब तक अनऑफिशियल रिजल्ट्स सामने आएंगे तब तक मीडिया इसको ब्रेक नहीं करेगा, ऑफिशियल रिजल्ट्स के बाद ही इसको दिखा सकते हैं। सो आगाज करते हैं अर्शद साहब आपसे। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोड ऑफ कंडक्ट है क्योंकि बिल्कुल आखिरी दिन पे याद आया। इसका मतलब है कि ना हम मरीम नवाज साहिबा की कोई तकरीर चला पाएंगे, ना हम खान साहब की कोई तकरीर चला पाएंगे। मेरा ख्याल है फिर तो कोई पॉलिटिकल स्पीच चल ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस और यही बातें होती हैं। और इसमें क्या है कि इसमें जो मेन चीज़ है ना कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स जब तक ऑफिशियल उस पर ठप्पा नहीं लगेगा, जो कुछ ऑफिशियली डिसाइडेड है वो रिलीज़ नहीं किया जाएगा, वो आप नशर नहीं करेंगे। मेरे ख्याल ये कोशिशें पहले भी होती रही हैं, इस दफ़ा फिर उन्होंने कहा है कि ये एक दफ़ा फिर कोशिश कर लें कि जो भी धांधला अगर किसी ने करना है, जो भी धांधले का प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि रिपोर्टर्स 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे हैं, तमाम मीडिया वहाँ पे मौजूद होगा, जब वोट काउंटिंग हो रही होगी हर पोलिंग बूथ पे, और रिजल्ट्स वहाँ पे आ रहे होंगे, आगे ट्रांसमिट हो रहे होंगे, तो मीडिया तो वो बताता है कि जी यहाँ पे ये हुआ, यहाँ से इतने गए, ये ट्रांसमिशन हुई। तो उसके दौरान जो ट्रांसमिशन में व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो फाइनल रिजल्ट आरओ तक पहुँचने और फिर वहाँ से आना है, उसको रोकने की एक कोशिश है। अनऑफिशियल रिजल्ट आप बताएं, लेकिन बड़े क्लियर डिस्क्लेमर के साथ कि भाई अनऑफिशियल रिजल्ट है। डिफरेंट मैसेजेस हैं एक्चुअली, अगर आप ये देखें। नेशनल सॉलिडारिटी वाला भी बड़ा अहम नुक्ता है कि इसीलिए ना कि जो केपी से आने वाले खैबर पख्तूनख्वा वालों के पास, अली अमीन का गंडापुर के पास शायद पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है, उसका दाखिला पंजाब में बंद किया है, तो ये खबर आप चाह रहे हैं कि वो ना चलाएं। और ये तय कौन करेगा कि नेशनल सॉलिडारिटी की इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेफिनेशन क्या है? पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट का लफ्ज नहीं है, लेकिन कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट हम तय करेंगे, जबकि आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह कहता है कि जो रियासत पाकिस्तान का तमाम ऑर्डर है
वो सारा का सारा अवाम इस्टेब्लिश करते हैं और तमाम इदारे जो हैं वो अवाम की खिदमत के लिए होते हैं, ना कि उनके हकूक गसब करते हैं। तो काशिफ साहब ये सॉरी जी ये रेगुलेशन है, सेंसरशिप है, ये क्या है? एक जो चीज चेक करने वाली है, फैक्स नंबर देख लें कि फैक्स कहाँ से आया है, ये पैमरा की ही तरफ से आया है या किसी और तरफ से? सर वो व्हाट्सएप पे अब आते हैं फैक्स वाला जो इस वक्त सहूलत मुयसर नहीं है, व्हाट्सएप पे नंबर चेक कर लें कहाँ से। लेकिन काशिफ साहब देखिए इसमें बहुत सारे नुकात हैं, जैसे कि किसी के बारे में भी अगर बात कोई होगी तो आप बैलेंस करेंगे और दूसरी साइड से भी ओपिनियन। अब AFY पे PMLN नहीं आती, हमने आज भी दावत दी है वो नहीं आते, तो ये मुश्किल हो जाएगा फिर क्या? देखिए ये कुछ चीज़ें तो ठीक भी हैं, मतलब इस चीज़ें इस सेंस में ठीक है कि देयर इज अ रीज़न कि एक दिन पहले कवरेज रोक दी जाती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी ख़त्म कर दी जाती है और उसके बाद ना स्पीच हो सकती है ना कॉर्नर मीटिंग हो सकती है। तो वो ये तो एक इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक है, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है कि आप एक वक्त के बाद आप पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें तो मेरी समझ से बाहर हैं। कभी कहते हैं कि जो ऑथेंटिक रिजल्ट हैं, कभी कहते हैं 1 घंटे के बाद रिजल्ट हैं। मतलब मैं जो रिजल्ट दे रहा हूँ कोई इसका सोर्स होगा तो रिजल्ट दे रहा हूँ। ये तो नहीं हो सकता कि आपके 50,000 वोट हैं, खबर के बाद 10,000 वोट हैं, मैं खबर को 50,000 कर दूँ, आपको 10,000 कर दूँ। लार्जली आप देखें कि मीडिया अमूमन रिजल्ट जो आ रहे होते हैं वो करीब तरी होते हैं एक दूसरे के, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है लेकिन लार्जली ठीक होते हैं। ये जिम्मेदारी अगर मीडिया को चौथा पिलर कहा गया रियासत का, तो ये जिम्मेदारी उसको करने नहीं। ये जो मरियम औरंगजेब साहबा ने की बात आपने सुनाई, और मुझे यकीन है कि सारे लोग अपनी तौर पर बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये पोजीशंस तो जरूर है मीडिया के अंदर के, कोई उस साइड पर है कोई उस साइड पर है, लेकिन लार्जली तो देखिए कोशिश तो कर रहे हैं सारे। अब जैसा आपने कहा हमारे पास कोई नहीं आता, किसी और के पास दूसरे नहीं आते क्यों चैनल्स पे, ठीक है। अब वो बैलेंस नहीं हो सकता। देखिए बैलेंस में कैसे, अगर एक जगह पे कोई ये क्लेम करता है कि धांधली हो रही है, उसको मैं कैसे बैलेंस करूंगा? दूसरी साइड ने तो आगे यही कहना है कि धांधली नहीं हो रही है। अगर मेरे पास फुटेज है कि कोई बांट रहा है, पैसे बांट रहा है, या आप भी, मैं देख रहा था बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं आपके सामने जो कि फुटेज वाइज, मैं अब क्या कहूँ, दूसरे से जाके लोगों को उसको बोलूंगा पहले अपना व्यू दे दें। मैं उस पे जो आपने भी सुनाया, डॉक्टर साहब आपका क्या मौका? अच्छा फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, वैसे उनसे भी एक सवाल मैं फवाद साहब के बजाय जाने से पहले भी आपने मरियम औरंगजेब साहबा के कॉमेंट, ये किस मुल्क में और किस दौर में रह रहे हैं? हम चाहें तो इमरान खान को बंद कर सकते हैं। ये अगर फवाद साहब किसी दूसरी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहते, अगर ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते, कोई भी किसी के बारे में, देखो कोई कानून किसी ज़ाब्ते के तहत आप बंद करते हैं, किसी को बंद करना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि मैं इस हद तक सरकार ताकतवर है कि आप किसी भी मीडिया हाउस के बाद जाके कहेंगे आज से नवाज शरीफ, आप माफी चाहते हैं, इमरान खान को कोई नहीं दिखाएगा। देखिए अगर तो कोई एब्सकॉन्डर फ्रॉम, देखिए देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसके अंदर कोई बात कहे तो उसकी कोई लॉजिक बन सकती है कि आप इस वजह से इनको नहीं दिखाएंगे। ये किस वजह से कह रहे हैं कि हम मना कर देंगे और हम अगर करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है? वो रौनक देखे ना, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अगर हम मतलब हाउ कैन यू कम आउट एंड से समथिंग लाइक दिस? यानी जिस फस्तायत की डेफिनेशन, फस्तायत इसी ने सिखाया था, इसी ने प्रोनाउंसिएशन सिखाई है हमें। हम पहले डिस्क्लेमर दे दें, वसीम फदामी साहब ने हमें सिखाई है प्रोनाउंसिएशन क्या है, फस्तायत और हुद्दी क्या है। अगर आपने फैशिज्म की डेफिनेशन पढ़नी है, दिस इज अ वेरी बेसिस एक फैशिज्म की है कि अब दूसरी किसी भी व्यू को, पॉलिटिकल पार्टी को या डाइवर्जेंट जो व्यू है उसको बंद कर दें, उसको लोगों तक ना जाने। इश्तिराकियत की जिद है बेसिकली तो अच्छा सॉरी यार, मैं फवाद की तरफ जाने के लिए मैंने वो लिंक लिया आपसे। फवाद शाही साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, ये तो अभी हम बात करें हमारे साथ, आज भी कुछ ऐड करना चाहें तो, और दूसरा बताएं कि क्या अभी ये जो सारे जो भी हालात हम सब सुना हुआ है कि आप लोग कह रहे हैं कि जनाब हमें यहाँ से भी धांधली का इम्कान है, ये भी वो भी, लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कल जब हम इस टाइम बैठे होंगे तब एक मंजरनामा तो क्लियर हो चुका होगा, तो क्या कहाँ खड़े होंगे आप लोग? अगर मैंने खबर से शुरू कर लेते हैं, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 और PMLN के जो FPAs हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एक का रिजाइन अभी 1 घंटे बाद अनाउंस हो जाएगा और दूसरे का मुझे उम्मीद है कि कल जो है वो सुबह अनाउंस हो जाएगा या एक दिन में। मतलब फवाद साहब गल बात की है, कौन है फवाद साहब, जरा ये नाम बता सकते? वो एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि वो नाम जो है वो भी क्योंकि आने हैं तो वो खुद ही आ जाएंगे, फिर वो आपके सामने आ जाएंगे। ये ना आपने अनाउंस कर दिया तो रुक ही जाए। नहीं रुकते, इंशाल्लाह वो हो गया। तो इसमें ये है कि अब जो नंबर गेम है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बिकॉज अब हमजा शहबाज की जो इस वक्त आपको मालूम है काशिफ महमूद हैं बावल नगर से, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इसमें फैसल न्याजी पहले इस्तीफा दे चुके थे, तो 175 थे
और उनमें से जब 3 कम हो जाते हैं तो ये एक्चुअली PML जो है PMLN और पीपल्स पार्टी के मिला के पहले 170 थे, अब वो रह जाएंगे 168। ठीक है। 5 जो इनके पास 4 इंडिपेंडेंट और 1 राय के थे, तो वो 168 और प्लस जो है वो बन जाएंगे 173। उम्मीद मुझे ये है कि अगले 2 दिनों में शायद 2 दिनों में एक इंडिपेंडेंट भी और जो है वो अपना वो बदल ले वो अपनी पोजीशन। तो ये तकरीबन इस वक्त आप समझिए कि जो इस वक्त है कि वो 174 पे आ जाएगी CPI और PMLQ का लाइन, और अराउंड 171-2 के ऊपर आ जाएगा ये लाइन। चेयर साहब, राणा साहब कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह के हम 16 सीटें जीत रहे हैं बड़े आराम से, 4 पे मुकाबला है तो उसमें भी एक आध में मिल जाएगी। तो ये 3-4 अगर फर्ज करें उनके हो भी जाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उनके नंबर गेम फिर भी पूरी हो जाएगी। देखिए बात यह है कि वो तो अगर आप मेरे से कहेंगे, मैं कहूँगा मैं 16-18 जीत रहा हूँ, राणा सनाउल्लाह से कहेंगे वो 16-18 जीत रहे हैं, वो उसके कहने की तो अहमियत नहीं है। इम्पोर्टेंट तो यह है कि जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं वो आप देखें क्या कह रहे हैं। ये अपना अजमल है, असदुल्ला गालिब है, इन लोगों ने तमाम जगहों पे जाके खुद सर्वे किए हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं जिन्होंने सर्वे किए हैं वो, और आप जाहिर है सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जो है हल्कों में कौन किए होंगे, अंदाजे होंगे, अपने रिपोर्टर्स जो हैं वो बताएंगे। तो इंडिपेंडेंट जो सारे सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि CPI जो है वो इज वे हेड ऑफ PMLN। और PMLN फवाद साहब अगर इजाजत दें, तो अब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो सीट पोजीशन जो पहले 177 और 177 और 175 की थी, आप ये कह रहे हैं कि वो 173 पे चले गए हैं, और 176 थे ना पहले, जो इन्होंने आखिरी गिनती जो है हमजा शहबाज की है वो 176 थी। अब उसमें से 2 जो हैं वो एक डिस्क्वालीफाई हो गए और एक पहले ने इस्तीफा दे दिया, और 2 और जो हैं वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो ये 4 माइनस करते हैं तो वो 172 पे आ जाएंगे, और आप 174 पे हैं। हाँ इस वक्त 1, और आप डिप्टी स्पीकर का वोट इसमें ऐड नहीं कर रहे ना? ये डिप्टी स्पीकर का ऐड करें तो फिर हम 174 पे हैं, डिप्टी स्पीकर का ना करें तो 173 पे। 173, क्योंकि उन्होंने तो आपको वोट डालना नहीं जा रहा है, उनका वोट है नहीं है फिलहाल, और डालेंगे वो कास्टिंग वोट ही बनेगा, आपके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 11 अगर 172 और 73 कर लें, लेट्स अस्यूम हम डिप्टी स्पीकर को फिलहाल ऐड नहीं करते, इसका मतलब है कि 9 सीटों पर अगर तरीके अगर 10 भी जीते मुस्लिम लीग नून तो वो हुकूमत नहीं बना सकते। नहीं अब तो 11, अच्छा अब ये वो 11 में भी हुकूमत नहीं बना सकते, वो भी स्प्लिट हो जाएगा ना हाउस। आप उनको 13 जीत, आप उनको 12 चाहिए जीतने के लिए। नहीं एक्चुअली 13 चाहिए, 13 चाहिए। आप 13 173 प्लस 13 186। अगर ये 186 रन ऑफ इलेक्शन भी देख लेना, अच्छा, उसमें देखें। देखिए अगर इस वक्त सिर्फ इसको इस तरह देखें कि अगर नहीं भी होता तो एक रन ऑफ इलेक्शन होगा, उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लेट्स से हाउस की मेजॉरिटी चाहिए। सही। तो अब उनको 11 सीटें चाहिए अगर वो अपना वजीर आला दोबारा बनाना चाहते, 12 सीटें चाहिए अगर वो वजीर आला बनाना नहीं, अगर ये 2 हो जाते हैं तो 13 चाहिए। अभी ये 2 का अनाउंस किया है ना? नहीं अनाउंस कर दिया ना, उसको मिला के इन दोनों को निकाल के अब वो कह रहे हैं ना कि 172 वोट हो गए मुस्लिम लीग नून एंड एलाइज के। यस, इज दैट करेक्ट फवाद साहब? 172 नहीं सर, 172 अगर हो गए हैं और इनके 173 हैं तो 11 सीटों पे बराबर होगा हाउस। अगर 11 सीटें नून लेती है, 12 पे वजीर आला रहेगा अगर मजीद रेजिग्नेशंस नहीं आते तो। इज दैट करेक्ट? 12 से कितना रहेगा सर? क्योंकि वो अगला Actually जवाब तो 172 है ना, जमा 14। जो मैजिक फिगर है ना वो तो है ना 186। तो 186 पे पहुंचने के लिए PMLN को चाहिए 14 और हमें चाहिए 13। अब ये जो नई तहबीर है उसके ऊपर। लेकिन फवाद साहब इसमें दूसरा सिनेरियो भी देख लेना कि क्योंकि वो तो नंबर कोई नहीं ले सकेगा अगर नंबर 10 12 12 8 11 9 आता, तो अगर रन ऑफ इलेक्शन होगा जिसमें कोई भी मेजॉरिटी लेस के वजीर आला 182 84 86 से भी बन सकता है, 86 से नहीं बनेगा, तो उसके लिए आप 12 सीटें चाहिए, 13 चाहिए। वो फिर इंडिपेंडेंट्स जो है ना उन्होंने किसी तरफ तो जाना है, तो 186 का नंबर तो जो है वो पूरा हो ही जाएगा जो भी करेगा। अच्छा लेकिन इसमें मसला ये है, देखिए मैं अब ये नॉट एज अ PTI बट जस्ट वन ऑफ यू, मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन है ना कल का, इससे मसला कोई हल नहीं होना। ये इससे आप 14 ले लें 13 ले लें या जिस तरह से अभी आप नंबर जो है आकाशिफ में कर रहे थे,
मेजोरिटी इतनी थिन होगी, एक आध मेंबर की होगी, और हर वक्त इंडिपेंडेंट जो 2, 3, 4 हैं वो अपनी पोजीशन इतनी वो चेंज करेंगे कि ये आपको जाना जनरल इलेक्शन पे ही पड़ेगा। ये आपने ये जो हमने एक खिचड़ी बना दी है, जो कल का इलेक्शन जो है उसके बाद अगर हम ये समझ रहे हैं कि कोई सियासत जो है उसमें किसी तरफ लग जाना है और ये मामला जो है वो किसी तरफ हो जाएगा, ये कोई नहीं होना। देखिए जो साहब देख, वो तो 22 तारीख को जिस भी चीफ मिनिस्टर का जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएगा 6 महीने के लिए, तो उसको कोई नहीं हटा सकेगा, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मैं कह रहा हूं कि 22 को अगर एक चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल चौधरी परवेज लाई साहब या दूसरे हमजा, तो 6 महीने के तक तो विद इन 6 मंथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। ठीक हो गया? नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ? नहीं सर, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हराने के बाद दूसरा नहीं हो सकता। ये मेरे ख्याल में चेक करने वाली ये अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाए ना उसके बाद 6 महीने तक नहीं, कुछ भी नहीं। ये आया था, जब ये आया था 18 अमेंडमेंट में खत्म हो गई ये बात। अब नो कॉन्फिडेंस की भी टाइम लिमिट कोई नहीं रही है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कोई लिमिट नहीं रही है। यही तो प्रॉब्लम है कि इतने थिन मेजोरिटी के साथ जो है आपको रोज ही होगा कि आज गया और कल गया, कोई इसमें स्टेबिलिटी है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल पूछा जा रहा है, खान साहब ये भी सोशल मीडिया पे थे, उनसे भी पूछा गया, आपसे भी हम पूछ लेते हैं कि कल अगर शाम को आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नतीजा नहीं आता तो उसका रद्द अमल पीटीआई क्या प्लान कर रही है? यू विल वेट, अपना इंतजार करेंगे, जाएंगे इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स हैं, अदालतों का इंतजार करेंगे? अब क्या कोई इमीडिएट रिएक्शन का भी मूड बन रहा है पार्टी के अंदर? अमल की बात यह है कि मेरे ख्याल में तो रिजल्ट जो है ना वो इस तरह का आना है कि उसको समझने में 2 दिन जो है वो आपको, अगर आपको इस वैसे भी आया ना, नॉन लीग 20 सीटें नहीं जीत सकती, और पार्टी जो है वो अगर ज्यादा से ज्यादा एक पार्टी 14-15 सीटें या 16 सीटें जीत सकती है। 15-16 सीटों के बाद भी आपको कंफ्यूजन ही रहनी है कि इंडिपेंडेंट्स ने और इसने कैसे कर। एक्चुअली तो जो पीटीआई का नैरेटिव है और बयानिया है वो तो हर सूरत में आगे जो प्रमोट होता है। हम कह रहे हैं जब तक आप नए इलेक्शन नहीं कराते ये मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, एंड टुमारो इलेक्शन आप दोबारा सब यहीं पे बैठे होंगे और आप दोबारा यही कह रहे होंगे कि इससे कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। और हमें जो है फवाद साहब, आप इलेक्शन लड़ते वक्त आप जानते हैं कि ताकत का जो झुकाव है पंजाब उसको बड़ा रिस्पॉन्ड करता है। कल के दिन आप क्या देखते हैं? इस वक्त वफाक में भी पंजाब में भी बज़ाहिर पीएमएलएन की इक़्तिदार में है और उसके अलावा जो दूसरी हवा का रुख भी उन्हीं की तरफ है ना, तो कल वोटर पंजाब के अंदर ये कितना असरअंदाज होता है? ये ना फ्रेंकली एक जो प्रॉब्लम इस वक्त इन्होंने तो हद की है ना, सुप्रीम कोर्ट को हमने मिन्नत कर ली कि हमजा शहबाज को आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये इसमें नहीं बाज आना। इन्होंने आप देखें तमाम हलकों से आप उठा के देखें, मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम को की, डीजी खान ने कल बंदा जो हमारा पीटीआई के उम्मीदवार के हाथ में उसने विड्रॉ किया उसको आज मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ लिया। यहाँ से पहले उसको मैं शराफत को पकड़ा हुआ था, अभी वो जो है गालिब उसको शजाद उसको पकड़ लिया। इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ में जो है वो इन्होंने जो यूसी लेवल का चेयरमैन पीटीआई का अनाउंस करता है उसके और फिर आज देखिए किस तरह घटिया हरकत कर रहे हैं। और ये मैं इलेक्शन कमीशन को मैं हैरान हूँ कि किस तरह के छोटे लोग बैठे हुए हैं। आप कैसे अली अमीन गंडापुर को कह रहे हैं कि वो पंजाब ना है, उसके बाद इन्होंने वो ब्रिज जो है वो सारा पंजाब केपी का और डीए खान का और उसके ऊपर कंटेनर लगा दिया। और अब शिब्बी फराज जो लोधरा में हैं उनको डीपीओ जाके कह रहे हैं कि आप एनओसी दें कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप फेडरेशन है, आप किस तरह की स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं इस वक्त? वैसे सिंध के जो हालात हैं और जो मामला चल रहे हैं, आप इसको जो है वो आग लगा रहे हैं। इन्होंने तो बहुत जो बदमाशी करनी थी वो कर ली है, लेकिन इस वक्त हवा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हवा जो है वो बड़ी रेयर पाकिस्तान में मूवमेंट होती है जब लोग रिजेक्ट कर देते हैं हर प्रेशर को और वो खड़े हो जाते हैं। और इस वक्त पूरा आप जितने सर्वेज और अपने पूछेंगे आपको यही आवाज आएगी कि पीटीआई के लिए लोग खड़े हैं और कोई प्रेशर जो है वो नहीं। अच्छा, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका सवाल है। जी फवाद साहब, बात यह है कि आपका जो रोना धोना था कि पुलिस पकड़ दकड़ कर रही है, आपके कैंडिडेट्स को मार रही है, आपके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, आपको खराब किया जा रहा है, आपके बंदों को नहीं आने दिया जा रहा और आपका इलेक्शन तबाह किया जा रहा है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में गया।
उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान से पूछा है कि ये इलेक्शन आप करवा रहे हैं या पुलिस और इंतज़ामिया करा रही है। तो उसके बाद इन सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया है कि जिस जगह पुलिस, इंतज़ामिया, सियासी कारिंदे, गमाश्ते, एजेंट, चोर चक्के, जिस जगह किसी का कोई भी मैंडेट चोरी करने की कोशिश कर रहा है या इंतकामी कार्रवाई कर रहा है या हाई हैंडेडनेस कर रहा है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उसके अमले को सारे सूबे में इतला दे। विद इन 1 आवर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो जो इसमें मुलव्वस पाया गया उनको सैक कर दिया जाए। अब जिम्मेदारी फवाद चौधरी और उनके इल्जाम लगाने वालों पर है कि दे मस्ट कम अप with evidence and inform the CEC and if they like inform the Supreme Court of Pakistan. Is that clear? ये सारा ये तहरीरी तौर पर यहाँ मौजूद है, अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लें। नहीं, ये बड़ा अच्छी बात है, ये बड़ी मुस्बत बात है। हमने तो कॉन्सिक्वेंसी वाइज सारी जो जातियां हैं वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मैंने अभी आपको 5 नाम जो है वो तो मैंने अभी आपको गिनवाए है ना कि जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया और फिर नॉकिंग होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप गए लोगों के घर के ऊपर कहा कि जी आप बाहर निकले और ये आप NOC साइन करें। एक तरफ आप पुलिस भेज दें, दूसरी तरफ जो है पुलिस फैसिलिटेट कर रही हो, ये चीजें जो है वो होती है। लेकिन एनीवेज इसका कोई असर नहीं है मेरे ख्याल में। इस वक्त कंफर्टेबली CPI जो है वो। फवाद साहब, एक सवाल मेरा भी छोटा सा। आपने कहा कि 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया है या अभी आ जाएगा थोड़ी देर में जो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्ट हुए। आपके दौर में हमने देखा कि अभी इस्टेब्लिशमेंट के रोल की बड़ी बात होती है, तो अमूमन इस्टेब्लिशमेंट मैनेज कर दिया करती थी। आपका ख्याल है कि मैनेजमेंट का रोल है उनका या ये लोग रोके जाएंगे या अगर निकल गए तो उससे ये इंप्रेशन जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं रोक रही, या तीसरा ये कि एक स्मोक स्क्रीन है, 2 उधर से चले जाएंगे तो 16 उधर जीत जाएंगे, वो कहेंगे देखिए जगह हमने रोकना होता तो उन दोनों को रोक लेते। विच वे डू यू थिंक इट्स गोइंग टू गो? बात यह है कि कोशिश तो हुई होगी रोकने की, लेकिन असल में लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपने जमीनी हकायक देखते हैं और जब वो ये देखते हैं कि एक पूरा रेला है इस वक्त। हमने तो ज़रा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कैंपेन है वो तो उस तरह से हमने तो नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं पता इससे पहले कभी इतना बड़ा जो तूफान है वो सियासी तौर के ऊपर पाकिस्तान में कभी हमायत इस तरह की हुई हो। हम जितने जलसों में जाते हैं या जिस तरह से गए हैं, जो लोगों का रिएक्शन है या प्रेसिडेंट है, कभी इस तरह से मैंने नहीं देखा कि इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, और ये इससे हटके ये आर्टिकल 6 पे अगर वो कमेटी सारा काबीना में डिस्कशन अगर उन्होंने कुछ इनिशिएट किया, क्योंकि खान साहब ने कहा करना है तो कर लें मुझसे, अगर किया तो क्या तो क्या करेंगे, यानी क्या देखिए मैं तो कहता हूँ इनको कि फौरन करें और मियां साहब जो है उन्हीं को जरा जज भी लगा दें, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी लगा दें और ये आर्टिकल 6 का केस जरूर कर लें ताकि इसके ऊपर जो है वो सारी बातें खोल के हो ही जाए और इनको भी जरा हो जाए। मैंने कल भी ये बात कही थी कि इस तरह की जो गुफ्तगू है किसी जज की तरफ से आना वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और मुझे तो लगता है कि जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, इस जो उन्होंने लिखा, और देखना चाहिए कि इन्होंने किस तरह। देखिए प्राइमरीली देखिए सेगमेंट में तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो खत्म कर दिया है पाकिस्तान में। आप पार्लियामेंट अगर स्पीकर का फैसला गलत है सिर्फ पार्लियामेंट उसको वो ओवरटर्न कर सकती थी। आपको कहना चाहिए था कि ये रूलिंग गलत है, ये स्पीकर वापस ले जाए, पार्लियामेंट में इसके ऊपर वोटिंग करा दो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि स्पीकर की रूलिंग सही है या नहीं है या पार्लियामेंट सही समझे इन्होंने ये किया या नहीं किया, तो फिर पावर को कॉन्सेप्ट किधर गया। अगर कार्रवाई इनिशिएट होती है तो वो कौन सी गुफ्तगू है जिसके बारे में अभी आपने भी कहा, खान साहब भी कह रहे हैं कि फिर सब बताएंगे, हम सब बात करेंगे, क्या जो आप कह रहे हैं खुल के हम भी बताएंगे। वहाँ के लिए वो कोई गुफ्तगू तो नहीं जिसके बारे में खान साहब ने कोई वीडियो भी बनाई हुई है? नहीं, वो तो देखते हैं, एनीवेज वो देखते हैं। और ये दूसरा था, मैं सॉरी एक कमेंट में करना चाह रहा था, ये मरियम औरंगजेब का ये बात कर रहे थे। मतलब देखें, ये अभी कह रही है कि सेंसरशिप, इस खातून से पूछें, 3 हफ्ते से इनसे सवाल हो रहा है कि सिगरेट इंडस्ट्री को आपकी खामन जो है अली तासीर, उनके लॉबी के ऊपर अरबों रुपया जो है वो प्रॉफिट दिया गया है और बजट कंसेशन दी गई है।
आपने खुद बैठ के सिगरेट इंडस्ट्री को जो है ये कंसेशन दिलवाई है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम इतलात और नशियात के जो रिपोर्टर्स हैं उनको बताया जाता है कि आपने ये सवाल नहीं पूछना कि अली ताकीर कौन है और उनका सिगरेट इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है। ये होती है सेंसरशिप। ये होती है कि जब आप बताएं कि सवाल ये होगा, ये सवाल नहीं होगा, और उसके बाद जो है वो आप उसको जो है वो आगे बात करें। और आज बैठ के जब ये बात कर रही हैं कि ये सेंसरशिप हुई और वो हुआ और ये हुआ, इनके दौर में आजकल जो हो रहा है मीडिया के साथ जिस तरीके से, इससे बदतमीज सेंसरशिप तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं रही। राइट जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, अगर हमारा टाइम है ब्रेक नहीं फिर अगले। हाँ देखो, फवाद साहब ने जो बात की ना डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की, उसके ऊपर थोड़ा सा जो आर्टिकल 6 का आप सवाल पूछ रहे थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा वाज़ेह लिखा है, कुछ 70-80 सफ़े का फैसला है, 87 प्रॉब्ली, कि जो फैसला गैर आइनी है उस पर तो किसी ने ये फैसला करना कि आइन के मुताबिक है या गैर आइनी। और हम में से बहुत सारे लोगों का शायद ख्याल होगा कि ये आइन के मुताबिक नहीं था जो रूलिंग दी गई, लेकिन जो इजाफी नोट में आर्टिकल 6 का जिक्र किया गया, मतलब फवाद चौधरी खड़े हुए, इनका राइट है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उन्होंने कहा कि हमारा ख्याल है जी ये साइफर सामने आया, इसके मुताबिक तो ये फॉरेन फंडेड है। ठीक है, गलत निकला था बहस ना, इस पर तो हम कन्विंस नहीं है, हम ये फैसला अभी तक नहीं आया, तहकीकात होंगी, तरीके साहब भी कह रही, बट इनका राइट है, खड़े होकर कह सकते हैं डिप्टी स्पीकर साहब मेरा ख्याल है इस वजह से ये वोटिंग नहीं होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने ठीक या गलत, मैं खुद कह रहा हूँ कि वो फैसला ठीक नहीं था आर्टिकल 5 का। मैंने बहुत से चीफ जस्टिस से पूछा, उन्होंने कहा कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी आर्टिकल 5 नहीं होता, ये किसी चीज की बेसिस पे हो सकता है लोगों के, और खुद भी इस फैसले में भी लिखा गया, उन्होंने कहा कि तहकीकात कराई जाए, इसका मतलब डिप्टी स्पीकर भी नहीं जानते। लेकिन उन्होंने अपना माइंड इस्तेमाल किया, गलत फैसला किया, लेकिन कर दिया कि जी मेरा ख्याल है वोटिंग नहीं होगी। और अब जो ही वो फैसला हुआ तो जो बार थी कि प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ सकता है या नहीं, वो बार खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को समरी भेजी, ये एडवाइस भेजी कि आप असेंबलियां तहलील कर दें, प्रेसिडेंट ने तहलील कर दी, क्योंकि बार खत्म हो गई थी। ये तो नहीं है कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा है और सडनली बीच में से असेंबलियां तहलील करने का नोटिफिकेशन आ गया। इट्स जस्ट रिडिकुलस समटाइम्स, जिस आसानी से और जिस तरीके से हम कहते हैं आर्टिकल 6 लगा दें, ये आर्टिकल 6 लगता है जिन इंसानों के ऊपर, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा के इनको फांसी की सजा देते हैं। आई मीन आई डोंट इवन नो कि जब जिन लोगों को आइन और कानून का पता है वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। और फवाद ने एक बात बड़ी अच्छी की, आर्टिकल 6 लगाने पे आएंगे ना, वाकई यहां पे गले कम पड़ जाए। अच्छा, उसमें रिसेंटली अब अदलिया की जो हिस्ट्री है हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम, बट उसकी चेकर्ड हिस्ट्री रही है। क्या होता है, छोड़े इस बात को कि किस वक्त क्या होता है, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड टू रीड कि एक जुमले में उन्होंने आखिर में कह दिया जनाब ये आर्टिकल 6 लगने का फैसला सरकार करे, और सरकार को देखें, सरकार को देखें, पूरे फैसले में से वो एक लाइन है उसका इंतजार कर रहे थे, एक एडिशनल इजाफी नोट पर। ये फैसला नहीं है, उस पर उन्होंने कहा जनाब ये देखें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो चीख चीख के कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 का नहीं कहा। ये वैसे ही है जैसे 5 जजेस एवन फील्ड उनमें से 2 ने कहा था आप सादिक और अमीन नहीं है, जो दोनों फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और आप बार बार कहते थे जी माइनॉरिटी वर्डिक्ट है, ये मेजॉरिटी ने तो जेआईटी बनाने का फैसला दिया है। एक जज के फैसले को उठा के चीखे मार रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। रिसेंटली एक माइनॉरिटी जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की, उसमें बहाल कर दिया था उस्मान गुजार का चीफ मिनिस्टर, तो उनको बहाल कर देते। और वेरी रिसेंटली अगर आर्टिकल 6 लगाना है आपने, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्लियर कट आइन के अंदर एक तयन तरीका है कि ये जब रिजर्व सीटें लोग आगे पीछे होंगे, जो नेक्स्ट नॉमिनेटर उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा जी नहीं बिल्कुल होना चाहिए और कर दें। अगर देखा जाए तो आइन की वायलेशन तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी की, तो लिहाजा ये कि आप उनको आर्टिकल 6 लगा दें, तो ये मेरे ख्याल में एक आर्टिकल 6 का इस्तेमाल करने के कैसे डेंजरस स्लोप है यार। पहले अगर सियासी ये जो हमजा शहबाज का इलेक्शन, उन्होंने एक बंदा विजिटर्स गैलरी में खड़ा हो जाता है जी, और वो माफ करना उर्फे आम में वो भी यानी डिफेक्ट कर चुका है अपनी पार्टी की, तो उसके दूसरे तरफ खड़ी थी जो बाहर चली गई भी थी। ये डिप्टी स्पीकर साहब उठ के वहां खड़े हो गए, ना उसके पास सेक्रेटरी है ना कोई स्टाफ है, वो इलेक्शन करा रहा है, ऑपोजिशन है नहीं, बंदे पूरे है नहीं, एक गिनती करके उसने कहा जी ये कोई कहेगा जी आइन की खिलाफवर्जी आर्टिकल 6 लगा, नहीं लगता। ये नहीं, क्यों नहीं लगता भाई, मतलब नहीं लगता। तो ये भी वायलेशन। ब्रेक से वापस आके अर्शद साहब आपके सवाल का जवाब कि ये डेंजरस स्लोप क्यों है। आप लोग हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जनाब। साथ साथ हम जो मुख्तलिफ हलके हैं वहां से भी खबर ले रहे हैं कि क्या वहां पे हवा है, क्या ट्रेंड है। खुशाब चलते हैं, PP83 हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक साहब वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि नून लीग का वोट बज़ाहिर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है कि आपस में ही जो मुश्किल का जिक्र राना सनाउल्लाह साहब कर रहे थे वो खास तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है कि वो नजर आएगा ट्रेंड। अजहर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर फारूक साहब ये बताइए जरा कैंपेनिंग कैसी रही और अभी तक अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आपको क्या कुछ जो खास बातें हैं इस पूरी कैंपेन में वो नजर आई? जी, कैंपेन तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर अंदाज से की है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज को एक नुकसान ये हुआ है कि जो मुनरिफ रुकन PTI के आए थे उनको मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दे दिया है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज के जो अपने यहाँ पे गुज़श्ता कैंडिडेट थे और वो साबिक वजीर भी रहे हैं, खासा उनका असर है खुशाब में आसिफ बा, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और मुकाबला जो है वो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मलिक आसिफ बा के दरमियान नजर आ रहा है। ये भी तवक्को की जा रही है कि शायद इन दोनों में से कोई एक उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन कामयाबी हासिल करने में कामयाब होगा। मुस्लिम लीग नवाज भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिल वक्त 10 उम्मीदवार हैं इस हलके में, लेकिन 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन असल मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आसिफ बा के दरमियान नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे कुछ एज नजर आ रहा है और हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना था कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, दीगर जो इश्यूज है, हुकूमत को जो चैलेंज दरपेश है, उसकी वजह से पलड़ा जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की तरफ भारी नजर आ रहा है। उमर असलम जो है MNA हैं यहाँ से दूसरे हल्के से, वो कौमी असम्बली के रुकन है, उनका तल्लुक भी PTI से है, उनके भाई हैं हसन असलम, वो PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि गुलाम हैदर संघा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं और आसिफ बा जो है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि पहले मैंने कहा है कि आसिफ बा जो है वो एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, सियासी तौर पर मादी में भी वो यहाँ से कामयाब होते रहे हैं और बड़ा जो चैलेंज उन्होंने रखा है मुस्लिम लीग नवाज के लिए वही है, जिसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज से उठाने की पोजीशन में है और इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये इलेक्शन ले सकती है। उस मुकाबला आसिफ बा और PTI के दरमियान। एक क्लैरिटी के लिए पूछ लूं, ये मैंने अजहर साहब मैंने किसी एक कैंडिडेट के बारे में पढ़ा, आजाद, मुझे याद नहीं, ये वाला या बता दें कि क्या यही वो कैंडिडेट है जिन्होंने कहा कि मैं लड़ तो आजाद रहा हूं, यानी अपनी पार्टी के खिलाफ रहा हूं, लेकिन मैं जीता तो मैं अपनी सीट नून लीग के हक में दे दूंगा, अपना वोट नून लीग को दूंगा, ये इन्होंने कहा था या कोई और हल्का था? मैंने कहीं पढ़ा है किसी एक हल्के के बारे में, या आसिफ बा ने कहा है? वसीम जी आसिफ ही हैं, आसिफ ही हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज कबल जब मरियम नवाज यहाँ पे आई थी तो उन्होंने वादे किया था कि हमारा उम्मीदवार जो है वो अमीर हैदर है, कोई और उम्मीदवार नहीं है, शेर का वोट जो है वो अमीर हैदर को जाना चाहिए, किसी और को तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये तो बात की बात है कि आसिफ बा जो है वो किस तरफ जाते हैं इलेक्शन जीत कर, लेकिन फिल वक्त जो है वो कांटेदार जो है वो मुकाबला है और आसिफ बा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार को भी शिकस्त दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को भी शिकस्त दें। जैसे कि पहले मैंने कहा है कि ये मुकाबला बन चुका है, लेकिन इस वक्त मुकाबला जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो PTI और आसिफ बा के दरमियान नजर आ रहा है। वैसे अगर इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने उसमें टिकट गलत दिया है, जो उमर साहब है जो दूसरे हल्के से MNA है, उनके भाई को इस गलत हल्के से टिकट दिया, ये उनका हल्का इतना असर का नहीं है, लेकिन इस आजाद उम्मीदवार की वजह से मैच पड़ गया यहाँ पे। अगर आजाद उम्मीदवार ना होते तो शायद मुस्लिम लीग नून आराम से ये सीट निकाल जाती। मलिक साहब, ये चौधरी निसार अली खान का एक वोट है, आप चौधरी साहब के बारे में अक्सर उनसे मिलते जुलते भी रहते थे पाक माजी में, चौधरी साहब क्या सोच रहे हैं? को फैसला किया उन्होंने कि करना की है? सोचना चाहिए। काशिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज टेलीफोन किया है चौधरी निसार अली खान को, बज़ाहिर तो उनकी जो भांजे की वफात हुई है उस पर ताज़ियत की है, लेकिन कुछ और भी सियासी बातें जो है वो डिस्कस हुई हैं और इस बात का कभी इम्कान है कि मुस्लिम लीग नवाज को अगर एक वोट की जरूरत पड़ेगी तो चौधरी निसार अली खान का वोट शहबाज शरीफ के कहने पर मिल सकता है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के चौधरी निसार अली खान के रवाबते बिल्कुल हैं, अभी भी हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। लेकिन मलिक साहब आपको पता है इस बात का, अच्छा मलिक अजहर फारूक साहब आपको पता है इस बात का कि ये बात कही जा रही थी कि इमरान खान साहब के धरने के बाद शायद चौधरी निसार अली खान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। बड़ा इस्लामाबाद का बहुत अगर कहें गॉसिप थी, बट बड़ी तगड़ी गॉसिप चल रही थी इस्लामाबाद में। ये उस केस में क्या बना?
जी, चौधरी निसार अली खान और उनके जो करीबी लोग हैं उनका बिल्कुल अभी तक भी यही मौक़िफ़ है कि जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो चौधरी निसार अली खान अपनी सियासी पोजीशन का फैसला करेंगे। इस वक्त भी झुकाव जो है वो चौधरी निसार अली खान का पीटीआई की तरफ है। इमरान खान के साथ उनके राब्ते हैं और अभी भी हैं, तो लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट जो करनी है वो इलेक्शन जब जनरल इलेक्शन अनाउंस होंगे तो उस वक्त करनी है। इस वक्त तक यही कहा जा रहा है कि चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज में और शहबाज शरीफ साहब के साथ तो उनके अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ बिल्कुल उनके कोई बोलचाल नहीं है, सख्त इख्तलाफात है। कुछ और भी पार्टी के अंदर ऐसी लीडरशिप है, ख्वाजा आसिफ हैं, शायद खाकान अब्बासी है, जो कि एहसन इकबाल है, किसी तौर पर भी वो ये नहीं चाहते कि चौधरी निसार अली खान परवेज रशीद साहब सबसे ऊपर है मेरा ख्याल है। परवेज रशीद साहब, मेरी खुद भी कुछ पहले बात हुई थी जो है वो पीटीआई की तरफ चौधरी साहब से, और चौधरी साहब का यही ख्याल है कि जब नए इलेक्शन अनाउंस होंगे तो फिर वो बताएंगे किस पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा अजहर, ये बताइएगा वहां पे आपको माहौल क्या लग रहा है? टर्नआउट के हवाले से आपको लग रहा है कि जानदार इलेक्शन कल होगा, या फिर जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात के अंदर टर्नआउट कम होता है, तो हल्के के अंदर आपको क्या लग रहा है? हाँ जी टर्नआउट उस तरह तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि जोराबाद और खुशाब दो बड़े शहर हैं जो कि इस हल्के में शामिल है और साथ ही हडाली और कुछ देही इलाका है, लेकिन तीनों उम्मीदवार जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैंपेन बहुत सख्त है, घर घर जाके वोट जो है वो मांग रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर जो है वो निकले, तो लेकिन उस तरह साहब कल भी हम आपसे राब्ते में रहेंगे तमाम दिन। कल पोलिंग होनी है, ये सारे फिर रिजल्ट्स कंपाइल होने, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर 11 से 12 भी आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।